हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है पहला, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? कहा भारत के साथ जो व्यापार अंग्रेजों का शुरू हुआ था तो पहला चार्टर दिया गया था, यानी अधिकार दिया गया था। महारानी जो एलिजाबेथ वहाँ की प्रमुख थी, उसके द्वारा जो अधिकार दिया गया था, ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को, यानी 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? यानी कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था, जब स्टार्ट हुआ था, तो तभी से दो प्रकार के दो ग्रुप के लोग थे, एक तो थे उग्रवादी, एक थे उदारवादी। तो उग्रवादी में जो लोग थे, तो उग्रवादी में थे, याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। ये उग्रवादी थे। इसमें पूछ रहा है कि कौन उग्रवादी नहीं थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो हम जानते हैं कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल में, दो भाग में टूट जाता है। अब मुस्लिम लीग भी जो है, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से संबंध विच्छेद कर चुके थे, जो 1907 के आसपास हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक होने के लिए लखनऊ समझौता होता, लखनऊ में एक समझौता होता है। लेकिन इस समझौते के बाद घातक जो सिद्ध हुआ है, उसमें देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। क्योंकि 1909 का जो अधिनियम आया था, उसी अधिनियम में मुसलमानों ने अपने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को ला पाया था, और पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरंभ में स्वीकार नहीं किया था। लेकिन 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, तो उसमें समझौता में कांग्रेस के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, ये लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुख संस्था थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन सी संस्था थी जो सर्वप्रथम स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। यानी इसने कहा था कि केंद्र में जो द्विसदन है वो समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन ये तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए, लेकिन किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गुप्त वंश के जो शासक थे स्कंदगुप्त, उसके शासन काल में पहली बार हुनों का आक्रमण भारत पर होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, यानी जुड़े हुए हैं। ऐहोल जो अभिलेख है वो किस शासक से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते कठोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद में संबंधित है, यानी संग्रहित है। यानी सत्यमेव जयते जो है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन 11 है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु जो है महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महायान शाखा से। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। तो महायान शाखा से ही महावस्तु का संबंध है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर जो मुगल शासक थे उनके द्वारा जो उपासना भवन बनाए गए थे उसका नाम था इबादत खाना। अगला है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे, यानी काफी पॉपुलर थे? तो संगीतकार जो तानसेन थे, एक महान संगीतकार थे तानसेन और बैजू बावरा, तो ये दोनों जो संगीतकार थे ये अकबर के शासनकाल में काफी लोकप्रिय थे। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह उसको कहते हैं जहां पर जहाज आकर के समुद्री जहाज जो रुकता है, जैसे ट्रेन को रुकने के लिए रेलवे स्टेशन होता है, उसी प्रकार समुद्र में जहाज के रुकने के लिए जो स्टेशन होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखा हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है यानी ग्लोब जो है उस पर दो तरह की रेखाएं खींची गई है, एक देशांतर एक अक्षांश रेखा। तो देशांतर वह रेखा होती है जो खड़ी रेखा होती है उसको देशांतर कहते हैं, और जो सोई हुई रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर रेखा के यानी दो देशांतर रेखा की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर ही होती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? भारत की पहाड़ियों के बारे में कहा गया है उत्तर से दक्षिण दिशा में, आप इसको देखेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो सही अनुक्रम देखेंगे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई। यानी सबसे उत्तर में नल्लामलाई, उसके बाद उसके दक्षिण में जावादी, उसके दक्षिण में नीलगिरी, उसके दक्षिण में सबसे लास्ट में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु के राज्यों में, तमिलनाडु केरल के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी भारत की कौन सी नदी है जो अपने मार्ग को कभी भी बदल लेती है, कुख्यात है, जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी, जो बिहार में बहती है और बिहार का शोक भी कहलाती है। यदि पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो इसका आंसर भी कोसी नदी ही होगा। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुबरक हो जाती है? अनुबरक का मतलब, तो इसका सही उत्तर होगा लेटेराइट। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, उसके कारण ये उपजाऊ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सत्य है, सही है, उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी डी, यानी प्रकाश जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्राकृतिक है, यह ऊर्जा का एक रूप है। ये तीनों सही है प्रकाश के संदर्भ में। आगे देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किण्वन होती है। आगे है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, एक वर्ग में जो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के जो आकार होते हैं वो बढ़ता चला जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, यानी प्रकाश जो हमारे मतलब पृथ्वी तक पहुंचती है धूलकण के कारण ही पहुंच पाता है, वही एक माध्यम है। आगे है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अगला प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? यानी सांप जब काटता है तो उनको सांप के जहर से बचने के लिए, स्नेक के जहर से बचने के लिए जो सुई दी जाती है वो तत्व कह रहा है किस तत्व का एक यौगिक है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक। दाब का विमेय सूत्र है, ये निकालना पड़ता है, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, Ml-1T-2। जैव सेल क्या है? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोयला, यानी एक जैविक सेल है। और कोयला कैसे बनता है? तो लाखों करोड़ों साल पहले जहाँ जंगल था, और वो जंगल जब पृथ्वी में दब गए, जो पेड़ पौधे थे दब गए, वही बाद में जाकर के कोयला बन गया। आगे बढ़ते हैं, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यानी कोई चीज़ हम जो याद रखते हैं अपने दिमाग में, तो कह रहा उसका संबंध हमारे मस्तिष्क के किस भाग से है? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेरिब्रम। आगे हैं कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो 28 का सही उत्तर है आर्कियोप्टेरिक्स। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो है O2। आगे है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, यानी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर मापा जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वोल्टामीटर, यानी विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी हम जानते हैं
कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, 352, 356, 360। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी समाप्त कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपातकाल के बारे में जो घोषणा है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो वही कर सकता है। अगला है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमारी संसदीय एक समिति है प्राक्कलन समिति, और इसका जो कार्यकाल होता है वो केवल 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? जैसे मान लीजिए व्यक्ति का अपना पैसा रखने के लिए बैंक होता है, उसी प्रकार सरकार की जो पैसा होती है वो संचित निधि में जमा होता है। एक उसका सरकार की बैंक ही समझिए, कोष समझिए, उसमें जमा होती है, और सरकार को जब पैसा की जरूरत होती है तो संचित निधि से उसे पैसा निकालना पड़ता है अपने खर्च करने के लिए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की संसद। यानी सरकार जब संचित निधि से पैसा निकालना चाहे तो संसद में उसे संसद के अनुमोदन यानी संसद में उसे वोटिंग कराना पड़ता है, अनुमोदन उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वहाँ से पैसा निकलता है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता समता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम जानते हैं कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? हमारे संविधान के 22 भाग हैं, और उसमें से कौन सी भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी संविधान में जो संशोधन किया जाएगा उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो इसका सही उत्तर है भाग डी। और भाग डी अनुच्छेद भी याद रखेंगे, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में किया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूट वाला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान कर, यानी दोनों सूची को आपको मिलान करना है। तो भाषाओं का जो उल्लेख है हमारे संविधान में टोटल जो है अभी 12 सूचियां दी गई है। मूल संविधान में 8 था और 4 सूची बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो वर्तमान में 8 सूचियां हैं, 12 सूचियां हैं। तो उसमें से देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं सूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम का जो उल्लेख है ये 10वीं सूची में है। ये संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं सूची जोड़ी गई है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 11वीं सूची के माध्यम से जोड़ा गया है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित जो अधिनियम है इसका संबंध 9वीं अनुसूची से है। तो जोड़ा जो गया है संविधान में सूचियां वो है 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। यदि आगे बढ़ते हैं, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले जो विधि आयोग के सदस्य, विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। निम्न में से कौन सी औषधि और क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? यानी प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति है, औषधि कहिए या क्रांति कहिए। तो इसका संबंध है ऑप्शन सी, यानी गुलाबी क्रांति का जो संबंध है प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रिटेन हुड जुर्मा के नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन हुड जुर्मा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन हुड सम्मेलन हुआ था, उसमें 2 संस्था की स्थापना की गई थी, और वो संस्था है 39 का सी, IMF और विश्व बैंक। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, सरकार का भी बैंक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज जो किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो ये किया गया है 1949 में।
अब इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार, तो इसका सही उत्तर है बी डी सावरकर। बी डी सावरकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसने ही विचार को दिया था। भारत में आयकर है, यानी आयकर आमदनी कर जो है वह क्या है? तो इसका उत्तर है प्रत्यक्ष आयकर जो है ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भारत में बहुत सारे सभी राज्यों का अलग अलग लोक नृत्य है, जिनमें से एक कुचिपुड़ी भी है। ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मल्लखम्ब। निपक आंदोलन के प्रेरणेता थे, यानी निपक आंदोलन जो शुरू किया था वो किसने चलाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दादू दयाल ने चलाया था निपक आंदोलन। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो द्रकमा सिक्का जो चलाया ये ग्रीक ने इसको चलाया था। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। जब बाढ़ आती है तो नए एलुवियम का जमा हो जाता है जो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो ये है ऑप्शन ए खादर, यानी खादर मिट्टी जो होती है ये नई मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी जो होती है ये पुराने मिट्टी होती है। तो नई मिट्टी जो नदी के द्वारा लाया जाता है और मैदानों में बिछा दिया जाता है उन्हें खादर कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, समुद्र की वह सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे कहा गया है थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है, यानी बेसल एक प्रकार की एग्रीमेंट थी, मापदंड निर्धारित किया गया था और ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बेसल मापदंड जो बनाया गया था बैंकिंग क्षेत्र में इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया था। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? हम जानते हैं कि विश्व में पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप से और यूरोप में इंग्लैंड से होती है और इसका जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वह क्या था? आर्नल्ड टायम्बी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।